हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही सारा सेटअप तैयार होता है ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा, और इसके लिए काम किया भी गया। अब लगभग सब कुछ बनकर तैयार है। अब आज से क्लास कंटिन्यू आपको मिलेंगे, लेकिन इस बीच में आपको भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। घर पे बैठे ना रहें, फिजूल के इधर उधर के कामों में व्यस्त ना रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे माहौल में रहें, और जो आपका लक्ष्य है उस पर काम करते रहें। जैसा कि आपने लास्ट क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा था, उसी टॉपिक को आगे आज बढ़ाते हैं, और वही आज सॉल्यूशन यूनिट, केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट, और उसी का जो प्रॉपर्टी था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसी को लेकर के एक नया टॉपिक, और आज का पूरा क्लास इसी पर रहेगा। लेकिन हम लोग इस बात का बखूबी ध्यान रखेंगे कि कंसेप्ट पूरा हो, और उसके बाद के जो हार्ड नट्स टाइप प्रॉब्लम होंगे उनको भी सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी करते रहे और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम को इग्नोर करते रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग बोर्ड लेवल को बहुत अच्छा करेंगे, साथ में कंपटीशन का भी ध्यान रखते हुए जेईई के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकें, नीट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें, उस तरह का थ्योरेटिकल कंसेप्ट रखना होगा। और इसके लिए हम लोग को ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छा करना है, अपना हथियार तैयार रखना है, टूल्स मजबूत कर लेना है, जिससे कि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सेकेंड यूनिट है सॉल्यूशन, और इसका जो अलग अलग टॉपिक आपने सॉल्व किया उसमें से आज एक अलग टॉपिक शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट है सॉल्यूशन का, केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का आप पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। हिंदी में आपने पढ़ा था अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म, विलयन का यह गुण सिर्फ और सिर्फ विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करता था, ना कि उसके प्रकृति पर। और अनुसंख्य गुणधर्मों में आपने कुल 4 गुण पढ़ा था। 4 में से चौथा गुण है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने अनुसंख्य गुणधर्म में पहला पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सॉल्यूशन का फोर्थ प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे दैनिक जीवन से भी संबंध रखता है, और यह एक पहले टॉपिक से मैच करता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। वहां पर एक टॉपिक था विसरण, उससे ये मैच करता। हम लोग विसरण की भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे विसरण। पहले आज सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब, इसको समझेंगे। बाद में फिर विसरण को भी देख लेंगे, और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करेंगे। दोनों में क्या अंतर है ये भी देखेंगे, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेज है, ये बाद में देखा जाएगा। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि विलयन का एक गुण है, और यह गुण भी विलयन में उपस्थित सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को क्लियर कर दे। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, चीनी का विलयन है, आपने उसमें 500 ml
वाटर लिया, H2O लिया और 500 ml वाटर में अगर थोड़ी मात्रा में अगर 200 ग्राम या 100 ग्राम ही शुगर डाल देते हैं, 100 ग्राम शुगर, तो ये लगभग 500 ml वाटर को आप 500 ग्राम ले सकते हैं, प्योर वाटर है तो। और ये शुगर है C12H22O11, शुगर का ये रासायनिक सूत्र हो गया। ये पूरा सिस्टम एक विलयन कहलाता, सॉल्यूशन कहलाता, और इसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसकी मात्रा कम है वो सॉल्यूट है। तो चीनी यहाँ पर कम है तो ये सॉल्यूट होगा, और पानी बहुत ज़्यादा है इसकी तुलना में, इसलिए पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है। इसको विलायक कहते हैं और इसको विलय। ये सब कुछ आप पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी आज ऑस्मोटिक प्रेशर में, परासरण दाब में इस सब की जरूरत होगी, इसलिए एक बार फिर से आपको दिखा दिया गया। अगर कोई विलयन बना है उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसकी मात्रा कम है वो सॉल्यूट। पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस परासरण उसको बोलते हैं। ये तो परासरण दाब है, विलयन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फोर्थ प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को भी समझने से पहले आपको समझना होगा एसपीएम। तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब परासरण। और अगर इस प्रक्रिया को आप समझना चाहते हैं तो आपको पहले समझना होगा एसपीएम। एसपीएम एक टर्म है, एसपीएम ऑस्मोसिस मतलब परासरण, इसे पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए एक छोटा सा और टर्म आ गया, नाम है एसपीएम। अच्छा, एसपीएम का फुल फॉर्म बोलें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता अर्ध, आधा, अर्ध। आप पढ़े होंगे ये चीज, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। इसी में एक और सेमी स्फेयर, अर्धगोला या हेमिस्फेयर बोलते थे, अर्धगोला। सेमी का मतलब आधा होता है। इसके बाद एक दूसरा टर्म आया परमिएबल, इसका मतलब होता पारगम्य। और ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। अब ये दूसरा झिल्ली मत समझ लीजिएगा, झिल्ली कचरी बड़ी वाला भी होता है। यहाँ ये झिल्ली है, मतलब एक तरह से जाल टाइप का होगा जिससे कुछ मटेरियल आर पार जाएगा, सारा का सारा मटेरियल आर पार नहीं जाएगा। तो एसपीएम का फुल फॉर्म हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये ऐसा झिल्ली है जिससे होकर के अर्ध मतलब कुछ पदार्थ आर पार जा सकता है, सभी के सभी पदार्थ आर पार नहीं जा सकते, कुछ कुछ मटेरियल आर पार जाएगा। एसपीएम, और ध्यान रखिएगा ये जो एसपीएम होता है जनरली ऐसा मटेरियल होता है जिससे केवल और केवल सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट पास नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, एसपीएम से केवल सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट पास नहीं करेगा। जिसकी मात्रा ज्यादा है वो पास करेगा, जिसकी मात्रा कम है वो पास नहीं करेगा। पहले एसपीएम समझ लेते हैं। एसपीएम एक ऐसा बाउंड्री है, एक ऐसा झिल्ली है जिससे होकर के कुछ मटेरियल आर पार जा सकते हैं, सभी के सभी मटेरियल आर पार नहीं जा सकते। जनरली इसमें विलायक आर पार जाएगा, जैसे चीनी और पानी का विलयन है, इसमें झिल्ली लगा देने के बाद केवल पानी आर पार जाएगा, चीनी के कण आर पार नहीं जाएंगे। अब थोड़ा इसको देखना हो तो देखिए, एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली के बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में एक है पार्चमेंट पेपर, ये है पार्चमेंट पेपर, पेपर टाइप का होता है। जैसे आप देखते होंगे कोई कोई सामान आपने खरीद के लाया, रैपर लगा हुआ ऊपर में, जैसे यहाँ देखिए ये दोनों महानुभाव कुछ मटेरियल ऑर्डर किए थे,
अब इनके घर आया, रैपर में से खोल करके, यहाँ जो आप रैपर देख रहे हैं ये रैपर, ये पार्चमेंट पेपर होता है और ये भी अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम का काम करती है। इससे भी कुछ कुछ मटेरियल आर पार जाएंगे, सभी के सभी मटेरियल आर पार नहीं जाएंगे। तो पार्चमेंट पेपर हो गया। अच्छा, इस मामले में ना लड़कियां बहुत होशियार होती, कोई भी सामान खरीद के लाओ तुरंत रैपर फाड़ के देख लेती है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लड़के इस मामले बड़े रईस होते हैं, बड़ा विलम्ब से बोलता अच्छा रहने दो ना, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, लेकिन इस सब में ये बहुत होशियार है। अब इसके बाद पार्चमेंट पेपर हो गया एसपीएम का एग्जाम्पल। एसपीएम के और भी एग्जाम्पल है। एसपीएम के एग्जाम्पल में ये देखिए, अंडा का मेम्ब्रेन, अंडा का झिल्ली जो होता है, जैसे ऊपर वाला आप हार्ड पार्ट हटाइए, हार्ड पार्ट के बाद में उजला वाला सफेद पार्ट रहता है, वो भी एसपीएम का काम करता है, जिसको कहते हैं एग्स मेम्ब्रेन। एग्स मेम्ब्रेन अंडा का झिल्ली है, ऊपर वाला हार्ड पार्ट हटाने के बाद एक पतला सा झिल्ली बचता है, एकदम पन्नी टाइप का, पॉलीथीन टाइप का व्हाइट, उसको बोलेंगे एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। उससे भी कुछ कुछ मटेरियल आर पार जाते हैं, सभी के सभी मटेरियल आर पार नहीं जाते। एसपीएम का एग्जाम्पल ये हो गया। इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल हैं एसपीएम के। अब एसपीएम के अगले एग्जाम्पल में ये देखिए, ये है जिलेटिन। जिलेटिन, जिलेटिन भी एसपीएम का एग्जाम्पल है। आप जो कैप्सूल खाते हैं, जो प्लास्टिक टाइप का एकदम बड़ा सॉफ्ट मटेरियल रहता है कैप्सूल के ऊपर में, वो जिलेटिन होता है, प्रोटीन का बना होता है और वो भी एसपीएम का काम करता है। उससे भी कुछ मटेरियल आर पार जा सकते हैं, सभी के सभी मटेरियल आर पार नहीं जाएंगे। हम लोग तो जनरली कुछ लोगों को अगर ऐसे डॉक्टर पे भरोसा रहता है इसलिए वो काम कर लेते हैं। अगर डॉक्टर पे भरोसा ना हो तब आप ये प्लास्टिक टाइप का मटेरियल दे दीजिए उसको खाने के लिए, डर के मारे खाएगा, उसको लगा कि पचेगा ही नहीं। लेकिन ये जो आप ऊपर से देखते हैं, जो सॉफ्ट वाला जो रहता है कैप्सूल के ऊपर, ये सॉफ्ट वाला जिलेटिन है जो प्रोटीन का बना होता है। ये जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है और ये एसपीएम का काम करता है, इससे मटेरियल आर पार जा सकते हैं। इसके अलावा ये सेलोफेन फिल्म है, सेलोफेन फिल्म, सेलोफेन फिल्म, और ये भी एसपीएम का काम करता है। सेलोफेन फिल्म ये पॉलीथीन टाइप का है। आप देखते हैं कि कुछ फूड मटेरियल्स है उसको रैपर के रूप में यूज किया जाता है, उसके ऊपर ये पैक करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये भी एसपीएम है। एसपीएम का मेनली काम हो गया मटेरियल का स्थानांतरण करना, लेकिन सभी पदार्थों का स्थानांतरण नहीं करेगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है एसपीएम का। अगर आप पोटैटो लेते हो, आलू लेते हो, उसका स्लाइस काट देते हो, स्लाइस टुकड़ा, तो इसका जो स्लाइस है, ये जो टुकड़ा है, ये भी एसपीएम का काम करती है। इससे भी कुछ मटेरियल आर पार जाएगा, सभी के सभी मटेरियल आर पार नहीं जाएंगे। तो ये पोटैटो का स्लाइस भी एसपीएम का काम करती है। और एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। कृत्रिम तरीके से अगर एसपीएम बनाना हो, अर्ध पारगम्य झिल्ली बनाना हो, आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, कृत्रिम तरीके से एसपीएम बनाना हो, अर्ध पारगम्य झिल्ली बनाना हो, तो उस समय इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं, कॉपर फेरो हेक्सासाइनेट, इसका यूज करेंगे और इसकी सहायता से भी एसपीएम बनाया जाता है। तो यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, समन्वय यौगिक कहते हैं या उप सह संयोजक यौगिक भी बोलते हैं, उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। अगर कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल मेथड से बनाना हो अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो इसके लिए हम लोग इस कंपाउंड का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड का एक स्पेशल टाइप है, एक विशेष प्रकार है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, 12th के केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। यूनिट 10th यूनिट होगा और 9th यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। आर्टिफिशियल एसपीएम इससे बन जाता है। अब जब एसपीएम बन गया, एसपीएम के बाद आपको समझ लेना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगला टॉपिक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ना है ऑस्मोसिस, परासरण। और ये जो परासरण है एक ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द क्या है? ग्रीक शब्द
परासरण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है। शब्द है ऑस्मोस। ऑस्मोस, ग्रीक भाषा का एक शब्द ऑस्मोस, और इस ऑस्मोस का मीनिंग होता है, ऑस्मोस का अर्थ है टू पुश, मतलब धकेलना, धकेलना, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाना। तो ऑस्मोसिस का मतलब परासरण, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ऑस्मोस से हुई है और इसका अर्थ होता है टू पुश, मतलब धकेलना। अब ये परासरण है क्या, कैसे समझेंगे इसको? इसके लिए क्या करते हैं कि या तो आप एक सॉल्यूशन ले लीजिए, उसी सॉल्यूशन का एक सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और उसका प्योर सॉल्वेंट, या दूसरा तरीका है कि दो अलग अलग सांद्रण का सॉल्यूशन ले लेंगे। अभी ऑस्मोसिस समझना है, परासरण को समझना है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया। हमारे पास एक विलयन है, इस विलयन में यहां पर ये शुगर सॉल्यूशन है, यहां पर शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। इसका जो बाहर वाला एरिया है इसमें वाटर है, इसमें वाटर रख दिए हैं, और ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो बाउंड्री है ये एसपीएम, ये बाउंड्री एसपीएम। एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिससे होकर सारे के सारे मटेरियल तो आर पार नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल आर पार जाएगा। तो ये एसपीएम हो गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इधर शुगर सॉल्यूशन है और इधर वाटर है। तो ये सॉल्यूशन है, बाहर वाटर है, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। इधर ये शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, ये विलायक हो गया। अंदर में सॉल्यूशन है, बाहर में एसपीएम लगा रखे। जब इस तरह की व्यवस्था तैयार करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो विलयन यहां पर है, इस विलयन का सांद्रण ज्यादा है और जो बाहर में पानी है उसका सांद्रण कम है। सांद्रण का मतलब गाढ़ापन। यहां पर जो विलयन है, शुगर सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर में जो पानी है उसका सांद्रण कम है, ये ज्यादा गाढ़ा है और ये कम है। इस कंडीशन में अगर आप इसको एसपीएम से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि पानी अंदर जाना शुरू कर देता है। पानी जो कि सॉल्वेंट है, विलायक है, इसका मूवमेंट, इसकी गति निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर होती है। जिधर ज्यादा गाढ़ापन है उधर जाएगा मटेरियल, जिधर कम गाढ़ापन है उधर से। ये इस कंडीशन में यहां जो आप देख रहे हैं ये एसपीएम का काम करेगा, मटेरियल इधर से निकल करके इसमें जा रहा है और ये तब तक जाता रहेगा इसके अंदर जब तक कि अंदर वाले सॉल्यूशन का और बाहर वाले विलयन का सांद्रण एक जैसा नहीं हो जाए। जब तक दोनों में गाढ़ापन, सांद्रण समान नहीं होता तब तक मटेरियल प्रवाहित होता रहेगा। किसमें से किसमें? तो इधर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण में मटेरियल का स्थानांतरण होता रहता है। इसलिए अगर आप ऑस्मोसिस को समझना चाहते हैं तो जब एक विलयन और इसके सॉल्वेंट, इसके विलायक, एक विलयन लेंगे उसका ही विलायक, जैसे चीनी का विलयन है और पानी ले लिए तो इसी का विलायक हो गया, या दो अलग अलग सांद्रण का विलयन ले सकते हैं। जब दोनों को एक एसपीएम से जोड़ेंगे, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से जोड़ेंगे, तो झिल्ली से जोड़ने के बाद जो सॉल्वेंट अणु होगा वो हमेशा निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर प्रवाहित होगा और इसी प्रक्रिया का नाम रखा गया परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जब कभी भी प्रवाहित होगा तो सॉल्वेंट, विलायक प्रवाहित होगा और वो होगा किधर से किधर? हमेशा निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर प्रवाहित होगा और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का सांद्रण या दोनों का गाढ़ापन एक जैसा नहीं हो जाता। जिस समय दोनों का गाढ़ापन एक जैसा हो गया, फ्लो होना बंद हो जाएगा, प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो एसपीएम यहां पर देख लीजिए, एसपीएम जब भी जाएगा
एसपीएम से जब भी पास करेगा तो कौन पास करेगा? सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट पास नहीं करेगा। अब इसमें एक दो चीज और समझते हैं या उसको अगले स्टेप में समझ लेंगे। तो ऑस्मोसिस में उम्मीद करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रासरण की क्रिया में, प्रासरण में आप एक बीच में एसपीएम रखते हो, एसपीएम से होकर के पास करेगा। नॉर्मल एसपीएम अगर समझना हो तो दैनिक भाषा में समझें अपने जीवन में। ऐसा करो, गांव का एक चाचा मिठाई खरीदने के लिए मार्केट आए, संयोग से ऐसे दुकान में गए जहां पर रैपर के लिए कार्टून नहीं बना हुआ था, उनको मिठाई खरीदना था। अच्छा, गांव घर के लोग गमछा यूज करते हैं। अब मिठाई खरीदने के लिए गए, यहाँ दुकानदार को बोला, मिठाई दे दिया, रसगुल्ला, उसमें भी रसगुल्ला लिए स्पंज वाला जिसमें रस रहता है। अब रस लिए, दुकानदार पॉलिथीन में बांध के दे दिया, और वो भी क्या किए, गमछा में लिए, गमछा में बांध के चल दिया। अब जैसे कहीं पर गए, ठोकर लगा, पूरा का पूरा पॉलिथीन फट गया। अब पूरा का पूरा पॉलिथीन फट गया तो पॉलिथीन से रस भी निकला, गुल्ला भी निकला, दोनों निकल के गमछा वाला एरिया में आ गया। अब बोलो, उस गमछा में से कौन बाहर निकलेगा? रस निकलेगा कि गुल्ला निकलेगा? तो स्वाभाविक है गुल्ला तो अंदर में रहेगा, रस बाहर निकलेगा। तो रस बाहर निकल गया, गुल्ला अंदर में रह गया। तो रस कौन सी है? सॉल्वेंट है। गुल्ला क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट ही बाहर जाएगा। और यहां पर गमछा किसका काम किया? गमछा एसपीएम का काम करेगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करेगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम है कुछ कुछ मटेरियल को आर पार जाने देगा, सबको आर पार जाने नहीं देगा। अब ये परासरण में एक एसपीएम का होना जरूरी है। मटेरियल जब भी पास करेगा तो सॉल्वेंट ही पास करेगा, और सॉल्वेंट विलायक पास करेगा, और हमेशा निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण में जाएगा और तब तक जाता रहेगा। ये जो पानी है, ये पानी इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों तरफ पानी की मात्रा या दोनों तरफ के सांद्रण एक समान नहीं हो जाते। और जब सांद्रण समान हो जाएगा तो वाटर का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस के बाद एक अलग टॉपिक और समझना चाहिए आपको। ऑस्मोसिस के बाद एक नया जो टॉपिक है वो डिफ्यूजन है। पहले से आप पढ़े हैं, एक बार फिर से विसरण को समझ लीजिए आप, डिफ्यूजन को। अब यहाँ पर 3 अंडा लेते हैं, सेम साइज का 3 अलग अलग एग है, तीनों का शेप सेम है। अब इस तीनों एग का जो आउटर हार्ड सेल है, जो बाहर वाला जो हार्ड सेल है, उस हार्ड सेल को डाइल्यूट HCl, तनु HCl अम्ल डाल करके बाहर वाले कठोर पदार्थ को हटा देता है। ऐसे बाहर वाले हार्ड सेल को बिना HCl एसिड का फोर करके हटाना चाहिएगा, तो साथ में उसके अंदर जो बाहर वाले हार्ड पार्ट के पीछे जो पतला सा मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली, वो भी फट जाएगा। और ऐसा करने से सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। इसलिए उसको सॉफ्ट वे में बाहर निकालना है, सिर्फ बाहर वाला हार्ड पार्ट हटाना है, अंदर वाले में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं फूटना चाहिए। तो एक केमिकल यूज करते हैं, तनु HCl अम्ल। और तनु HCl अम्ल मतलब HCl अम्ल के प्रबलता को कम कर देना, पानी मिला देना। पानी मिलाएंगे तो इसकी प्रबलता कम हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि बिना पानी मिला एकदम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देंगे तो पता चलेगा कि बाहर वाला हार्ड सेल के साथ साथ सारा का सारा सेल गल गया, पूरा अंडा उसी में घुल मिल गया। तो सिर्फ बाहर वाले हार्ड सेल को हटाना है। तो अम्ल की जो प्रकृति होनी चाहिए दुर्बल होनी चाहिए, उसमें पानी मिलाइए, तनुता बढ़ाइए। अब क्या करेंगे, इसका आउटर पार्ट हट गया, तो आउटर पार्ट हटने के बाद उस अंडे को 3 अलग अलग बर्तन में रखते हैं। एक बर्तन जिसमें कोई लिक्विड नहीं है, दूसरा बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ था, और तीसरा बर्तन है जिसमें नमक का विलयन, साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, नमक का विलयन। जैसे NaCl नमक है, इसका विलयन बना लिया, गाढ़ा हो गया थोड़ा, और उसमें डाल दिया अंडा। यहाँ पर क्या था, अंडा को सिर्फ पानी में डाल दिए थे, और यहाँ पर अंडा को बस ऐसे किसी बर्तन में रख दिया। ये बिना लिक्विड वाला एरिया है, इसमें लिक्विड था, और यहाँ पर नमक का विलयन था। तीनों में देखिए, तीनों के साइज में चेंजिंग है। शुरू में ये दोनों अंडा भी इसी साइज का था, सेम साइज का था, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये था, और उतना ही बड़ा ये था। लेकिन जैसे ही इसको पानी में डाले इस अंडा को, तो पानी में डाले जाने के बाद क्या हुआ, पानी जो कि सॉल्वेंट है और अंडा, इसके अंदर में बहुत सारे गाढ़ा मटेरियल्स हैं, तरल पदार्थ है जो बहुत ही गाढ़ा है।
बाहर वाला आपने एसपीएम नहीं हटाया, बाहर वाला झिल्ली नहीं हटाया, वो झिल्ली ऐसा ही है। अब इसके ये झिल्ली हो गया, ये अंडा का झिल्ली है, एसपीएम है, एक्स मेम्ब्रेन जिसको आप कहते थे, अंडा का झिल्ली, और अंदर में बहुत सारा गाढ़ा तरल पदार्थ। अब आप इस दोनों सिचुएशन को देखें तो बाहर में सिर्फ वाटर है, यहां पर वाटर है H2O, अंडा के अंदर में पानी से भी ज्यादा गाढ़ा पदार्थ है। जैसा कि आपने परासरण में पढ़ा, ऑस्मोसिस में पढ़ा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर में जाएगा। अभी मतलब जिधर कम गाढ़ापन है उधर से जाएगा ज्यादा गाढ़ापन वाले एरिया में। तो इस दोनों में देखा जाए तो कौन ज्यादा गाढ़ा है, तो अंडा के अंदर का जो मटेरियल है ये ज्यादा गाढ़ा है, बाहर वाला कम गाढ़ा है, मतलब इसका सांद्रण ज्यादा है, बाहर वाले का सांद्रण कम है। इस स्थिति में पानी अंदर प्रवेश कर जाता है एसपीएम के द्वारा। वो जो अंडा का झिल्ली था, अंडा का झिल्ली एसपीएम, उस झिल्ली के द्वारा पानी अंदर प्रवेश कर गया अंडा में। अब बेचारा पहले शायद इतना छोटा रखे हुए था, जो ही उसके अंदर पानी घुसेगा तो फूल जाएगा, फूल के मोटा हो जाएगा। तब साइज देखिए पहले से बढ़ गया, तो जो ही इस पानी में इसको डाले तो अंडा फूल गया और फूल करके इसका साइज बड़ा हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? परासरण के कारण हुआ, ऑस्मोसिस के कारण हुआ, क्योंकि पानी अंडा के अंदर प्रवेश कर गया। ठीक इसमें देखिए, ये अंडा है, इसके अंदर भी कुछ मटेरियल था, लेकिन बाहर में आपने नमक का विलयन, बाहर में जो है वो साल्ट का सॉल्यूशन है, नमक का विलयन है, अंदर में अंडा का गाढ़ा तरल पदार्थ है। इस स्थिति में क्या था कि अंडा के अंदर जो पदार्थ है उसका सांद्रण कम था बाहर वाले की तुलना में, क्योंकि पानी नहीं है, नमक का एकदम गाढ़ा विलयन बनाए और उसमें उस अंडा को डाल दिए जिसका ऊपर वाला हार्ड सेल हटा हुआ था। अब जो ही इसमें अंडा डाले तो सांद्रण की बात करें तो अंडा का कंसंट्रेशन, अंडा का सांद्रण कम है, बाहर वाले का सांद्रण ज्यादा है। तो आपने पढ़ा है जब कभी भी सांद्रण में परिवर्तन होगा, बीच में एसपीएम लगाएंगे तो मटेरियल हमेशा निम्न सांद्रण से उच्च में जाएगा। और अभी अंडा के अंदर का सांद्रण कम है, बाहर वाला ज्यादा गाढ़ा है। इस स्थिति में मटेरियल जो अंडा के अंदर का पदार्थ है वो पदार्थ अंडा से निकल करके बाहर के विलयन में आ जाएगा, और जब बाहर के विलयन में आएगा तो अब अंडा का साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? इसके अंदर में जो था वो सब निकल करके बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसलिए जब उस अंडे को नमक के विलयन में डाले तो श्रिंक कर गया, श्रिंक मतलब साइज छोटा हो गया। छोटा कैसे हो गया? उसमें से मटेरियल बाहर निकल गया। जैसे एक बैलून लेते हैं, बाहर से हवा भर दीजिए तो बैलून फूल जाता है, बाहर से हवा तो नहीं भरे थे, पानी चल गया था तो ये फूल गया था, लेकिन उसी बैलून में से हवा निकाल दिए, साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो छोटा हो जाए। यहाँ इसमें से लिक्विड निकल गया तो अंडा का साइज छोटा हो गया। यहाँ पर ऑस्मोसिस दो अलग अलग तरीके से हुआ, परासरण दो अलग अलग तरीके से हुआ, उसे समझना पड़ेगा। यहाँ जो हुआ इसमें लिक्विड सिस्टम से बाहर निकला और इसमें लिक्विड सिस्टम के अंदर गया, अंडा को सिस्टम मान लिया, लिक्विड सिस्टम के अंदर जा रहा है, इसमें लिक्विड सिस्टम से बाहर आ रहा है। जब लिक्विड सिस्टम में प्रवेश करेगा तो ऑस्मोसिस का नाम होगा इंडो ऑस्मोसिस, सिस्टम का नाम होगा इंडो ऑस्मोसिस। और जब लिक्विड सिस्टम से बाहर निकलेगा, तो जब बाहर निकलेगा तो उसको कहते हैं एक्जो। तो यहां पर जो ऑस्मोसिस होगा वो एक्जो ऑस्मोसिस। दो तरह का ऑस्मोसिस हो गया, एक इंडो में क्या होगा? अंदर प्रवेश करेगा, और एक्जो में क्या होगा? सिस्टम से बाहर निकलेगा। इस सिचुएशन में आप देखें अंडा के अंदर मटेरियल गया, ये हो गया इंडो ऑस्मोसिस, और इस सिचुएशन में अंडा से जो पदार्थ था अंडा का वो बाहर निकला है, तो प्रोसेस का नाम हो गया एक्जो ऑस्मोसिस। इंडो अंदर जाने के लिए, एक्जो बाहर निकलने के लिए। ऑस्मोसिस का मतलब परासरण।
आप अंतः और बाह्य परासरण बोल सकते हैं। अंतः और बाह्य परासरण, ये भी परासरण है। परासरण, तो परासरण के दो टाइप, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो में मटेरियल के अंदर जाएगा, एक्सो में बाहर निकलेगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक है डिफ्यूजन, विसरण। हमने बोला था कि एक टॉपिक है जो मैच करता है, डिफ्यूजन से मैच करता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से मैच करता है डिफ्यूजन। फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सिमिलरिटीज है, बावजूद इसके बहुत ज्यादा अंतर है। तो आपने परासरण में पढ़ा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निम्न सांद्रण से उच्च में जाता है, लेकिन इसमें उच्च सांद्रण से निम्न में आएगा। जो भी मटेरियल होगा उसका प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होगा। एग्जाम्पल अगर लेना हो तो आप अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती घर के कोने में जलाते हैं, उसकी धुआं या उसकी गंध सभी तरफ फैल जाता है, तो इस प्रक्रिया का नाम विसरण रखा गया है। आप मैक्सो जलाते हैं मच्छर मारने के लिए, मैक्सो जलाते हैं मच्छर मारने के लिए, तो ये भी धुआं यहाँ से निकल करके पूरे रूम में फैल जाता है, ये पूरा विसरित हो जाता है। इस प्रक्रिया का नाम विसरण है, और इसके लिए किसी एसपीएम की आवश्यकता नहीं होगी, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी। तो विसरण में अणु हमेशा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाएगा, अणु प्रवाहित होगा, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाएगा तब होगा विसरण, लेकिन निम्न से उच्च में जाएगा तब होगा परासरण। विसरण की क्रिया में एसपीएम की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परासरण में एसपीएम की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये आप जब सेंट यूज करते हैं, परफ्यूम मारते हैं, आजकल तो बॉडी स्प्रे लोग यूज करते हैं, जब बॉडी स्प्रे यूज करते हैं तो आप मारते हैं इधर, पूरे अगल बगल के एरिया में पूरा गंध फैल जाता है। और कभी कभी आप ना मारते हो तो आपके बॉडी से नेचुरल भी निकलते रहता है, गॉड गिफ्टेड है वो, तो हर एक लोगों के साथ होता है। जब आप ना नहाओ उस कंडीशन में इस तरह से बदबू वाला भी रहता, अपना भी महकता रहता लोग का, ये बदबू वाला है, खुद महक रहा उसको। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को महकता, बगल में आप बैठिएगा तो आपको भी महकेगा। कहे कि मान लीजिएगा आप यहाँ पर हैं, ये आदमी यहाँ पर है, तो डिफ्यूज कर रहा है, विसरण हो रहा है, इसका गंध निकल करके आप तक पहुंच रहा है। आप बगल में बैठे हैं तो आपको भी उसका गंध लग रहा है, जो कि दुर्गंध है, तो आप बड़ा रिएक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम नाक मुंह बंद कर रहे होते हो। तो ये देखो यहाँ पर इसके पास जो गंध है वो बहुत ज्यादा, इधर वाला जो एरिया है इसके पास उस तरह का गंध नहीं है, इधर का सांद्रण ज्यादा है, इधर का सांद्रण कम है, तो गंध किधर से किधर आएगा, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर आएगा, और इस तरह से विसरण की क्रिया। तो विसरण में हमेशा अणु चाहे सॉल्यूट का हो, सॉल्वेंट का हो, विलय हो या विलायक हो, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, जिधर ज्यादा होगा उधर से आएगा कम की ओर, लेकिन ऐसा नहीं था परासरण में। तो विसरण की क्रिया में आप जैसे इत्र यूज करते हो, उसमें एक जगह हमारे पूरे इलाका में लगता है, पूरे एरिया में अगल बगल के क्षेत्र में भी लोग सुगंधित वातावरण का आनंद लेते हैं। अब इसके बाद अंतर है दोनों में, परासरण और विसरण में अंतर, इसको समझिए। परासरण और विसरण में अंतर, सबसे पहला अंतर है, परासरण के लिए एसपीएम की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण के लिए किसी एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली के यह मटेरियल पूरे एरिया में फैल जाता है। जैसे धुआं, अगर उसको पूरे एरिया में फैलना हो तो क्या उसके लिए मच्छरदानी लगाएंगे कि मच्छरदानी से आर पार जाएगा तब धुआं जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो एसपीएम की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? परासरण में। विसरण में एसपीएम की आवश्यकता नहीं होगी। अब ऑस्मोसिस जब कभी भी होगा, परासरण की क्रिया जब कभी भी होगी, तो उसमें जब भी पास करेगा तो केवल सॉल्वेंट अणु पास करेगा, जिसका सांद्रण कम होता है और सॉल्वेंट का सांद्रण कम होता है। तो एसपीएम से होकर अगर पास करेगा तो केवल सॉल्वेंट पास करेगा, लेकिन विसरण की क्रिया में सॉल्यूट भी पास कर सकता है, सॉल्वेंट भी पास कर सकता है, दोनों जाएगा, दोनों का मूवमेंट होगा। अणु में सॉल्यूट भी आएगा, सॉल्वेंट भी। जैसे मान लीजिए कि आपने अगरबत्ती जलाई, तो ऐसा नहीं कि खाली अगरबत्ती का गंध जाएगा, हवा भी तो साथ में जा सकता है। तो हवा सॉल्यूट हो गया, अगरबत्ती का जो गंध है वो वाला हवा सॉल्वेंट हो गया।
तो दोनों जा सकता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो ऑस्मोसिस में एसपीएम की आवश्यकता, डिफ्यूजन में एसपीएम की कोई आवश्यकता नहीं। ऑस्मोसिस की क्रिया, परासरण की क्रिया में सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा, जबकि विसरण की क्रिया में सॉल्यूट भी जाएगा और सॉल्वेंट भी जाएगा। ऑस्मोसिस जब कभी भी होता है तो इसमें सॉल्वेंट के अणु हमेशा निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर पास करेंगे, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होगा विसरण की क्रिया में। इसमें अणु पास करेगा, लेकिन इसका जो मूवमेंट होगा वो हमेशा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होगा, जिधर ज्यादा गाढ़ा है उधर से कम की ओर होगा। इसके बाद ये जो परासरण की क्रिया है ये सीमित होता है, ये विलयन तक ही सीमित होता है, हर एक जगह परासरण नहीं हो पाता है। लेकिन विसरण की क्रिया हवा में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, दोनों जगह पर विसरण की क्रिया हो सकती है, हवा में भी और लिक्विड में भी। और अंत में परासरण को रोका जा सकता है। परासरण की क्रिया जैसा कि आप देख रहे थे कि एसपीएम से होकर के मटेरियल जाना शुरू कर देता है, तो उसको रोक भी सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं। इसमें परासरण की क्रिया को रोक भी सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन को रोका नहीं जा सकता, ना ही उल्टा किया जा सकता, ना तो रोक सकते हैं ना ही उल्टा कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ कैसे रोक नहीं सकते, उल्टा नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, जैसे चीनी का विलयन है, इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ वाटर था, इसमें चीनी का विलयन था, तो पानी एसपीएम के द्वारा विलयन में जा रहा था, तो इसको जाने से रोका जा सकता है, या जबरदस्ती इधर से इधर भी लाया जा सकता है। मतलब इसमें से जबरदस्ती निकाल के बाहर भी ला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, रोक भी सकते हैं, बाहर भी ला सकते हैं। और उसके लिए एक टर्म है, और उसी के लिए तो टॉपिक था आज का हमारा, उस टॉपिक का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पर अप्लाई कर देंगे, अतिरिक्त प्रेशर यहां पर पिस्टन लगा करके अप्लाई कर देंगे, तब लिक्विड इधर से अंदर जाने के बजाय वो आना बंद कर देगा, मतलब ये जाना बंद कर देगा और फिर वापस इसी से निकल के बाहर आने लगेगा। तो ये किया जा सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके। प्रेशर पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, या हो सका तो अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन विसरण की क्रिया को स्टॉप नहीं किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कि आपने अपने घर में कोई स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू किया, अब उसकी गंध तो पड़ोसी के यहाँ जाएगी, तो क्या आप रोक सकते हो गंध को जाने से? या अगरबत्ती आपने जलाया, अगरबत्ती जलाया तो क्या अगरबत्ती की गंध आपके पड़ोसी के यहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके घर में रहेगा? क्या आप इस चीज़ को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता है, जबकि परासरण की क्रिया को रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं।